दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा है 6, जो विविध के क्वेश्चन थे उन पर चर्चा कर रहे हैं। और क्लास नंबर है 46 और इसमें देखेंगे हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और यह आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, खासकर यह यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस या जो यूपी की अन्य एग्ज़ाम होने वाले हैं या स्टेट के अन्य एग्ज़ाम हों या केंद्र के हों, इन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक भारत प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न से। आज के दिया गया है, पहला प्रश्न है 211 नंबर से स्टार्ट है। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? ए चीन, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखना है कि ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध भारत ने चलाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, पाकिस्तान के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषक दिवस मनाया जाता है? ए 23 मार्च को, बी 23 जून को, सी 23 सितंबर को, डी 23 दिसंबर को। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किसान दिवस मनाया जाता है कब? ए 23 अक्टूबर, बी 23 नवंबर को, सी 23 दिसंबर को, डी 23 सितंबर को। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेल करना है इसका और उसके बाद में कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर किससे संबंधित है? एक तरफ अर्थशास्त्र है, क्रिकेट है, साहित्य है, खगोल भौतिकी है। तो अर्थशास्त्र, क्रिकेट इन दोनों से नहीं थे। साहित्य अगर देखें तो यहाँ पर साहित्य बिल्कुल राइट हो जाएगा, खगोल भौतिकी से नहीं है। अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से। और चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर जो संबंधित थे वह हो जाएंगे खगोल भौतिकी से। अब बचा हमारे पास वीनो मांकड़ या खेल से यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो 1 और 3 और 1 और 3 जब देखें तो ये तो हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद में बचे 2 ऑप्शन, बी का 1 इन दोनों में है। यहाँ पर सी का भी देखेंगे, सी का खगोल भौतिकी यानी कि सी का 4, तो यहाँ पर 4 भी दोनों में है। इसलिए अब वीनू मांकड़ की तरफ बढ़ेंगे तो मीनू मांकड़ क्रिकेट से संबंधित हैं और यह 2 हो जाना चाहिए यहाँ पर डी ऑप्शन में। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 है यहाँ पर, इसलिए बी वाला ऑप्शन कटेगा और डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। यह रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह प्रथम भारतीय थे। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन प्रवासी भारतीय हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें वर्ष 1998 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चंद्रशेखर प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे। भौतिकी के क्षेत्र में विशेष
योगदान के कारण इन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वीनू मांकड़ प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ए सी.वी. रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी हरगोविंद खुराना, डी अमर्त्य सेन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए गांधी इरविन समझौता, नंबर 2 भगत सिंह को फांसी, नंबर 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, नंबर 4 चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। इनमें से नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम प्राप्त कीजिए। गांधी इरविन समझौता यह भी 1931 में हुआ था, और भगत सिंह को फांसी यह भी 1931 की ही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1931 कराची अधिवेशन यह पहले से ही 1931 है। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत यह भी 1931 है। अब इसमें से उत्तर कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर इनके हम मंथ यानी कि डेट वाइज ही निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इनकी डेट को भी। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत देखें तो हो जाएगा 27 फरवरी को 1931 को, और गांधी इरविन समझौता की बात करें 5 मार्च की बात है। 5 मार्च। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन तो यह था 26 से 30 मार्च। तो इस प्रकार सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 27 फरवरी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। नंबर 4 सबसे पहले होना चाहिए, तो नंबर 4 जब होगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन पहले कट जाएंगे। उसके बाद में 5 मार्च आएगा, तो 5 मार्च यानी कि गांधी इरविन समझौता 1, तो 4 फिर 1, फिर उसके बाद में यहाँ पर दोनों जगह पर बी वाले जगह पर 1-1 है, तो इसके आगे बढ़ेंगे। आना चाहिए 23 मार्च भगत सिंह को फांसी यानी कि 2, और 2 यहाँ पर पहले ए वाले ऑप्शन में मिल जाएगा और डी वाला कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए राइट आंसर है। और आगे बढ़ जाएंगे, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और यहाँ पर कथन है, उसके बाद में यहाँ पर कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर भी निकालेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इसके पहले कथनों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दिया गया है 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता तो यह 1931 की बात है। तो यहाँ पर कराची अधिवेशन जो है यह भी 1931 में ही हुआ था, जैसा कि अभी हमने देखा था 26 से 30 मार्च। और राजगुरु को फांसी जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उसी के साथ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, यानी कि 23 मार्च को।
और गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च को था, क्योंकि यहाँ सब एक ही सन में निकल रहे हैं इसलिए। सबसे पहले यदि इनमें से हम देखें तो जो 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, तो यह तो सबसे पहले आएगा। बाकी यह तीनों एक तरीके से, यानी कि नंबर 1 पहले होना चाहिए। उसके बाद में 5 मार्च की बात करें तो 5 मार्च कब हो जाएगा, दूसरा एक फिर हो जाइएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था 1931, तो यह दूसरा। उसके बाद में राजगुरु को फांसी, यानी कि चौथा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन तो 26 से 30 मार्च 1931, यहाँ पर 3 हो जाना चाहिए। तो 1 2 4 3 और 1 2 4 3 ऑप्शन के हिसाब से यदि जाएं 1 2 4 3, इन चारों ऑप्शनों में से 1 2 3 4, 1 2 4 3 ए वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे और ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर नंबर 1 दिया गया है ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन से। वल्लभ भाई पटेल जो संबंधित थे ऑपरेशन पोलो से संबंधित थे। इकबाल या बटुकेश्वर दत्त की बात करें तो हो जाएगा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। और मोहम्मद इकबाल की बात करें तो 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन के अनुसार देखें तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 1, तो हो जाएगा राइट आंसर ए वाला। और बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित हैं। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो से। इकबाल 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना इसलिए चर्चित थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। बी देखेंगे, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। नंबर सी, राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना। डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्ष में वर्ष 1927 में एक समिति का गठन किया, जिसे बटलर समिति भी कहा जाता है। इस समिति का गठन परम सत्ता और देशी राजाओं के बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया गया था। समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और वर्ष 1929 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। भारत में सर्वोच्च यानी कि ब्रिटिश सत्ता और देशी रियासतों के तत्कालीन संबंधों की जांच करने के उपरांत समिति ने दोनों के वित्तीय एवं आर्थिक संबंधों को व्यवस्थित करने के विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी। तो यहाँ पर ये देखें हम, ए 1950 में,
बी 1949 में, सी 1962 में, डी 1971 में। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1971 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जेबी कृपलानी। इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छोटी सी व्याख्या को इसको। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? ए बी कृष्ण पिल्लई, ई एम एस नंबूदरीपाद और के सी जॉर्ज, बी जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन राय, सी पी रामास्वामी अय्यर के कामराज और वीरेश लिंगम पंतलू, डी अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी मेहता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा डी अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी मेहता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। हिंदू मजदूर सभा HMS की स्थापना दिसंबर 1948 में ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में हुई थी। इस सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ IFL 1941 में स्थापित हिंद मजदूर पंचायत HMP 1948 में स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक के संघों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वराज पार्टी और शीर्ष स्वतंत्र व्यापार संघों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। संस्थापक सम्मेलन में रामचंद्र सखाराम रुइकर को प्रथम अध्यक्ष तथा अशोक मेहता को महासचिव चुना गया। जी मेहता, VS माथुर को सचिव चुना गया। मणिबेन कारा और TS रामानुजम को HMS का उपाध्यक्ष तथा RA खेतगीकाकर को कोषाध्यक्ष चुना गया था। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलीपुर षड्यंत्र सेंट्रल जेल स्थित है कहाँ पर? ए मुंबई में, बी कलकत्ता में, सी चेन्नई में, डी दिल्ली में। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर कोलकाता में अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है? ए भारत छोड़ो आंदोलन से, बी सबने अवज्ञा आंदोलन से, सी जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। यहाँ पर इसका सही उत्तर ये देखें हम तो हो जाएगा हमारा डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य का सचिवालय भवन यानी कि राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न या इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे हम सबसे पहले।
जैसा कि दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस विलियम थॉम्बस लॉयन थे। इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइट्स के लिए 1777 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ए अनुभाविक उदारवाद, बी अस्तित्ववाद, सी डार्विन का विकासवाद, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया है। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यम वर्गीय समाज का आधार नकद पूंजी है। यही उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उसके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, बी वे 18 वर्ष की उम्र में ही नानी बन गई थी, सी दिया गया है मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थीं, डी है एक समय में वे कलकत्ता में शिक्षक थीं। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थीं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया में वर्ष 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वह वर्ष 1929 में भारत आई और यहीं पर रहकर उन्होंने कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्ययन कार्य किया। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? ए सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, बी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, सी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, डी चैरिटी फॉर ऑल। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला प्रश्न, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया? ए 1960 में, बी 1959 में, सी 1961 में, डी 1962 में। इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी 1962 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1992। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी 1991 में सोवियत संघ रूस बना। अगला प्रश्न,
भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? ए. दिसंबर 1970, बी. मार्च 1970, सी. मार्च 1971, डी. दिसंबर 1971। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, दिसंबर 1971। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। इसको भारतीय सेना ने समर्थन दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाज़ी ने भारतीय पूर्वी कमांड के जेओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात दिसंबर 1931 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ए. 2 अक्टूबर 1990, बी. 3 अक्टूबर 1990, सी. 5 अक्टूबर 1990, डी. 10 अक्टूबर 1990। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वह हुआ था 3 अक्टूबर 1990 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था? ए. युद्ध यूरोपीय शक्तियों में था, बी. अमेरिकन बैंकरों ने जर्मनी को ऋण दे रखा था, सी. अमेरिका की तटस्थ विदेश नीति, डी. पर्ल हार्बर पर आक्रमण। चारों ऑप्शनों में से संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण जो था वह हो जाएगा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है, यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुआ था, परंतु अमेरिका इसमें सैन्य रूप से शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिकी हवाई द्वीप स्थित नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमले के बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य रूप से सम्मिलित हो गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? ए. जॉर्ज वाशिंगटन, बी. जॉन एडम्स, सी. अब्राहम लिंकन, डी. जे.एफ. कैनेडी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? ए. बिल क्लिंटन, बी. रिचर्ड निक्सन, सी. जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिचर्ड निक्सन। वह राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जिन्होंने अपना राष्ट्रपति पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दिया था। व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
रिचर्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति 1969 से 1974 राष्ट्रपति थे। वे अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वाटरगेट स्कैंडल में अपनी भूमिका के कारण महाभियोग की संभावना को देखते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिशप टुटू किस देश से संबंधित है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी निकारागुआ, सी मॉरिशस, डी नामीबिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका दक्षिण अफ्रीका। व्याख्या देखेंगे इसकी। बिशप डेसमंड टुटू दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत पादरी थे जिन्होंने 1980 के दशक में रंग भेद विरोध का आंदोलन चलाकर विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की थी। उन्हें वर्ष 1984 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 2005 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ए साइलून, बी वाबांग, सी चिन, डी कुंगजू। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा जो चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय है वह साई लून को दिया जाता है। आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लून को प्राप्त है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साइलून से 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और चारों में से कौन सा सही है वह बताना है हमको। तो इसमें से देखते हैं। सुकरात प्लेटो के शिष्य थे, तो यह गलत है। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, तो यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा कथन सही, यही पूछा जा रहा था। प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे, तो यह गलत है। पहले ही हमको सही वाला मिल गया है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। यह प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो के न्याय तथा आदर्श राज्य की संकल्पना की विवेचना की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण संस्कृत की इटली में प्रारंभ होने का कारण था? ए इटली में विज्ञान का विकास, बी अति विकसित शिक्षा, सी विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, डी धर्मनिरपेक्ष परंपराएं। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। व्याख्या इसकी देखेंगे। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रारंभ इटली से हुआ। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण वहाँ विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए कोल्हापुर, बी मिदनापुर, सी मदुरई, डी रंगपुर।
इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर इसका देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी मदुरै। अगला प्रश्न या व्याख्या देखेंगे इसकी हम पहले। दिया है कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै एवं आसपास के क्षेत्र से संबंधित थी। अगला प्रश्न है 1909 का अधिनियम संबंधित था। ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी विकेंद्रीकरण से, सी द्वैत शासन से, डी विधान परिषद से। तो 1909 का अधिनियम जो संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अगला प्रश्न उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। ए रमा देवी, बी रतन शास्त्री, डी सी अंजना देवी चौधरी, डी विकास या किशोरी देवी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए रमा देवी। अगला प्रश्न यहाँ पर सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है हमको। पहले मिलाएंगे इसके कोड को जैसा कि दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ की बात करें तो 1951। और भारतीय साम्यवादी दल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1925। और AIADM तो 1972 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर A का 3, B का 1 और A का 3, B का 1 पहले ही ऑप्शन में मिल जाएंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर एक बार इसके सही सम्मेलन को भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1985, AIRDK तो हो जाएगा 1872। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इम्पीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? ए कोलिन क्लार्क, बी विलियम विल्सन हंटर, सी चार्ल्स इलियट, डी विलियम डिग्ली। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर इसका देखें तो हो जाएगा हमारा बी विलियम विल्सन हंटर। अगला प्रश्न ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी MK गांधी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी MK गांधी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? ए फाल्गुन, बी माघ, सी
पौष, डी चैत्र। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा महीना होगा। और यह क्वेश्चन UPRO री एग्जाम प्री 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। और इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र से स्टार्ट होगा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो करके या भाद्रपद। तो इस प्रकार यह हिंदी के महीने होते हैं जो यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आज के जो विविध के जो प्रश्न बने थे अब तक के 246 प्रश्न, उन सभी को हमने 6 पार्ट में डिवाइड करके उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की और व्याख्या सहित उनके आंसरों को भी देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इन प्रैक्टिस सेट को तो देखा होगा, साथ में इसकी जो 46 नंबर की क्लास आज है इसके पीछे की सभी क्लासेस को देखा होगा। और आपको यह क्लासें कैसी लगी हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप सभी लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलेंगे, मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन सभी क्लासों को रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।